के साथ एक ऐसा टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो कि जितने भी एमटेक अभी आप लोग करने जाओगे, जितने भी स्टूडेंट्स हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर्स गाइड में। आज के वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं कि एक रिसर्च पेपर को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उससे इंफॉर्मेशन ग्रास्प किया जाता है और कैसे हम उससे जो है एक फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजुअली हम लोग जो है साइंस के स्टूडेंट है, तो हम लोग को जो है ये बताना चाहिए कि आपको एक रिसर्च पेपर को पढ़ना कैसे है। देखिए, आप लोग बहुत से लोग साइंस मैगजीन वगैरह पढ़ते होंगे, आर्टिकल वगैरह पढ़ते होंगे, लेकिन साइंस मैगजीन आर्टिकल से ये जो चीज है ये काफी डिफरेंट होता है। और ये आपका एक दुर्भाग्य है कि इंडिया में कहीं पे भी, जहां पे भी आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, आईआईटी, एनआईटी, वहां पे कहीं पे भी नहीं आपको सिखाया जाता है कि एक रिसर्च पेपर को पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने अपने एमटेक के दौरान कितना रिसर्च पेपर पढ़ा है, मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी आप लोगों के साथ जो है यहां पे शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यहां पे कि रिसर्च पेपर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जब भी आप रिसर्च करने जाओगे, आप चाहे फर्स्ट ईयर से जाओ, तो एक नोटबुक आप लोग जरूर रख लेना। इसमें आप जितना भी चीज पढ़ते हो, यहां पे देखिए, मैंने जैसे कि मेरा रिसर्च था फॉल्ट डिटेक्शन में, तो मैंने फॉल्ट डिटेक्शन यहां से स्टार्ट से लेके पूरा नोटबुक में मैंने लिखा है। तो अगर मेरे को फिर से यहां पे अगर पढ़ना हुआ, ठीक है, पीएचडी करना हुआ, तो मैं ये नोट्स को साथ ही मेरे जितने भी पेपर्स है मैं उनको क्या करूंगा, रेफर करना यहां पे स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं आप लोगों के साथ कि रिसर्च पेपर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रिसर्च पेपर यूजुअली तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या? सबसे पहले होता है कॉन्फ्रेंस, सेकेंड हो जाता है आपका जर्नल, और थर्ड हो जाता है आपका ट्रांजैक्शन पेपर। ठीक है, ट्रांजैक्शन पेपर। तो कॉन्फ्रेंस पेपर क्या होता है? बेसिकली कॉन्फ्रेंस पेपर वो पेपर होते हैं जो कि एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया जाता है। ये बहुत ही इजीली पब्लिश हो जाता है। ठीक है, बहुत इजीली। आप देखोगे आपके बहुत से फ्रेंड बीटेक में ही 2 कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजीली ये पब्लिश हो जाता है। इसका जो रिव्यू होता है, रिव्यू मतलब क्या कि पेपर का ऑथेंटिसिटी चेक भी उतना ज्यादा नहीं किया जाता है और बहुत ही जल्दी टाइम में आप पब्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है जर्नल पेपर। तो जर्नल पेपर काफी रेप्यूटेड होता है। जो लोग पीएचडी करने जा रहे हो या आईआईएससी बैंगलोर से आपका जो एमटेक 3 इयर्स वाला है, वहां पे आपको जर्नल पेपर पब्लिश करना होता है। जैसे कि देखिए, ये जो एक पेपर है ये एक जर्नल पेपर है, क्योंकि ये जर्नल ऑफ प्रोसेस कंट्रोल में पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जो पेपर होते हैं जर्नल पेपर, इनको साइट भी बहुत लोग करते हैं। साइट मतलब क्या? सीआईटी, कि उस पेपर को बेस मान के उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। तो साइटेशंस बहुत सारे होते हैं। इनको पब्लिश करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है, ये रेप्यूटेड ज्यादा होते हैं। ठीक है, जर्नल पेपर। प्लस यहां पे इनको जो है, जो चेकिंग होता है इसका, ये चेकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट होता है। ठीक है, थर्ड टाइप का पेपर जो है ट्रांजैक्शन पेपर होता है। ये हाईएस्ट लेवल का पेपर होता है। ये बहुत ही ज्यादा फोकस्ड पेपर होता है और ये जो है बहुत ज्यादा साइट भी किया जाता है और इसका जो है आपका चेकिंग प्रोसेस ये बहुत ज्यादा जो है स्ट्रिंजेंट होता है। तो ट्रांजैक्शन पेपर्स जिनके होते हैं उनको बहुत ज्यादा रेपुटेशन मिलता है, चाहे पीएचडी हो, पोस्ट डॉक हो। तो ट्रांजैक्शन पेपर्स आर वेरी डिफिकल्ट पेपर और ये बहुत ही फोकस्ड होता है पेपर। तो यूजुअली अगर आप एमटेक करने जा रहे हो तो ट्रांजैक्शन पेपर आपको शायद 4th सेमेस्टर में पढ़ना पड़े, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए 3 तरीके का पेपर। इसके साथ एक चौथा टाइप का पेपर भी होता है जो कि एक रिव्यू पेपर होता है, जिसको हम लोग लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। अब ये क्या होता है, तो मैं इसका एक छोटा सा आप लोग को एग्जांपल दिखाता हूं। लिटरेचर रिव्यू, जैसे कि मैंने फॉल्ट डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन पे काम किया है। ठीक है, तो ये पेपर वो पेपर्स होते हैं जो कि बेसिकली एकदम इसमें सारे कंटेंट रहते हैं। जैसे कि आप देखिए, मैंने यहां पे मेरा जो रिव्यू पेपर था, ये वेंकट सुब्रमण्यम का फॉल्ट डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस का पेपर है। देखिए, ये पेपर पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये जो है पार्ट 3 है। ठीक है, तो एक ही पेपर जो है यहां पे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। बेसिकली इन पेपर्स में जो रिव्यू पेपर होते हैं, इसमें क्या होता है, पूरा जो टॉपिक है
इसको ब्रीफली कवर किया जाता है, पूरे टॉपिक को अभी तक जितना भी मेथड्स हुआ है, मेथड्स के एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, रिजल्ट, इन सब को जो है एक पार्ट बाय पार्ट में पेपर को यहां पे कंपाइल किया जाता है, एक पूरे सब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ पेपर। अब बात आ जाता है कि एक पेपर अगर आप ले रहे हो फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने एक पेपर को लिया, तो आपको जो है पेपर में क्या क्या चीजों को देखना चाहिए, क्या वो आपके काम का है कि नहीं, कैसे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आपको पेपर देख लेना है कि ये जो पेपर है इसका टॉपिक क्या है। तो टॉपिक कैसे पता चलेगा आपको, इसका हेडिंग देख के। ठीक है, हेडिंग आपने देखा यहां पे कि आप जो भी टॉपिक पे रिसर्च करने वाले हो उसका आप हेडिंग देख लो। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को यहां पे बोलना चाहूंगा, आप लोगों से स्किप हो गया बोलना, कि आप कभी भी एमटेक में जाओ, आपने अपना रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप अपने गाइड से पूछिएगा कि आपको जो है रिव्यू पेपर देने के लिए, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू पेपर, तो ये जब आपको मिलता है ना, तो आपको बेसिकली देखिए, एक कोई भी डोमेन होता है, उसके अंदर आप पूरे डोमेन में तो काम नहीं कर सकते हो। जैसे कि फॉल्ट डिटेक्शन हो गया, ये एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें आप कोई भी एक छोटा सा टॉपिक पे रिसर्च करोगे तो आपको रिव्यू पेपर से जो है वो टॉपिक्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, अच्छा, तो मैं आप लोगों से बोल रहा था कि सबसे पहले आपको देखना है कि ये पेपर आपके काम का है कि नहीं। अच्छा, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर की बात कर देता हूं कि पेपर कैसा होता है। तो यहां पे हेडिंग होता है, ये बेसिकली एक पेपर का एब्स्ट्रैक्ट होता है, यहां पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट होता है। फिर उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, यहां पे जो है पेपर का जो ऑथर है उसका नाम लिखा रह जाता है, और यहां पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है। जो स्टैंडर्ड पेपर्स होते हैं, जर्नल पेपर होते हैं, ट्रांजैक्शन पेपर होते हैं, उनमें इनका कॉन्टैक्ट दिया रहता है। आप अगर कोई भी पेपर में डिस्क्रिपेंसी हो, कोई एरर हो, या फिर आपको कोई डाउट रहे, तो आप इनके मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे होता है इंट्रोडक्शन। फिर इंट्रोडक्शन के बाद यहां पे पेपर में यूजुअली बताया जाता है कि कौन सा मेथड को एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो मेथड को यहां पे थोड़ा सा समझाया जाता है। ठीक है, फिर इसके साथ यहां पे जो है एक कोई भी चीजों का आपका फ्लो चार्ट दिया रहेगा। फिर मेथड के ऊपर आप देख सकते हो यहां पे और एक मेथड जिसको कि इन्होंने कोलैब किया है, वो चीज यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये अपना मेथड दिखाते हैं कि दोनों मेथड्स को कोलैब करके इन्होंने क्या काम किया। यहां पे आप देख सकते हो रोबस्ट पीसीए बेस्ड ऑन जीटी विंसोराइजेशन, ये प्रोसेस है। तो ये पूरा इन्होंने अपना प्रोसेस बता रहे हैं, देखिए ये दो पेपर में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है केस स्टडी। देखिए, आपने कोई भी एक पेपर को लिया, आपने अपना मेथडोलॉजी समझाया कि देखिए ये वाला जो मेथडोलॉजी है ये अच्छा है कंपेयर टू व्हाटएवर इज करेंटली गोइंग ऑन। तो आपको अपना जो रिसर्च है उसको प्रूफ करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक केस स्टडी उठाना पड़ेगा। यहीं पे जो है आपको सिमुलेशंस करने होते हैं, और ये सिमुलेशंस आप कैसे करोगे, सिमुलेशंस आप बेसिकली करोगे या तो मैटलैब या आप करोगे पाइथन में। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पे इन्होंने केस स्टडी लिया है एक 2 CSTR, ठीक है, कंटिन्यूअस स्टीर्ड टैंक रिएक्टर इन्होंने लिया है। फिर इसके यहां पे देखिए रिजल्ट को इन्होंने प्रेजेंट किया है। ठीक है, रिजल्ट है, ये सारे आपके रिजल्ट्स दिए हुए। इसी रिजल्ट्स में इन्होंने कहीं पे इस मेथड में क्या क्या लिमिटेशंस है वो बताएंगे, साथ ही क्या क्या मेथड, इस मेथड में लिमिटेशंस को रिमूव किया गया है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज यहां पे बता के लास्ट में एंड में आपका आ जाता है क्या, कंक्लूजन। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर हो जाता है पेपर का। लास्ट में आप लोगों को मिलेगा क्या, रेफरेंस, कि इस पेपर को बेसिकली लिखने के लिए इसके जो मेथड्स लेने के लिए कहां कहां से रेफरेंस लिया गया है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं कि एक पेपर आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो कैसे आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, आप जब मिनी प्रोजेक्ट करोगे तब तो आपको गाइड जो है डायरेक्टली एक पेपर दे देंगे, तो आपको उसी को पढ़ना है, उसी को सिमुलेट करना है, तो तब कोई बात नहीं है क्योंकि आपको पता रहता है यही पेपर पढ़ना है। लेकिन जब आप अपने एमटेक का प्रोजेक्ट ले रहे हो तो उस टाइम पे आपको अपना पेपर खुद सिलेक्ट करना होता है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको आपका प्रोजेक्ट पता है तो आप यहां पे हेडिंग देखोगे। ठीक है, हेडिंग देखने के बाद एब्स्ट्रैक्ट कभी भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या मेथड है। बेसिकली आपको फटाफट क्या करना है, इंट्रोडक्शन को पढ़ना है। ठीक है, आपने हेडिंग देखा, डायरेक्टली इंट्रोडक्शन में आइए। इंट्रोडक्शन में जब आप रीड कर रहे हो, सबसे पहली बार ये नहीं कि कॉपी पेन लेके बैठ गए और सब लिख रहे हैं, नहीं। अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत ही ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। आप इंट्रोडक्शन में बैठे
और यहां पे देखिए जैसे कि मैंने इसको पहले करके रखा है, मैंने जो कीवर्ड्स जो मुझे पहले से पता नहीं था उनको मैंने मार्क किया है यहां पे, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में जब मैं फास्ट रीडिंग कर रहा हूं तो देखिए यहां पे मैंने सारे जितने भी कीवर्ड्स है इनको मैंने मार्क करके रखा है, ठीक है। एक बार जब आप कीवर्ड देख रहे हो कि मैंने पूरा यहां पे नहीं मार्क कर दिया है, मैंने यहां पे देखिए मोटिवेशन ऑफ द पेपर क्या है कि इस पेपर में, और एक चीज अभी मैं सेकंड पॉइंट आऊंगा ही, व्हाट इज मोटिवेशन, इस पे बात करूंगा। लेकिन आप देख रहे हो कि मैंने सबसे पहले यहां पे इंट्रोडक्शन पढ़ा और मैंने सब जगह पे यहां पे मार्क नहीं किया है, जो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीजों को मार्क किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टास्क। व्हाट इज योर फर्स्ट टास्क कि आप सबसे पहले हेडिंग देख लो, ठीक है, टाइटल क्या है, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन को पढ़ लो। अब इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको ये रिसर्च पेपर में पूछना है खुद से कि ये रिसर्च पेपर किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे आर ट्राइंग टू सॉल्व। अगर आपको वो पता चल गया ना कि ये रिसर्च पेपर में ये लोग कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तब आप क्या है एक एस्टिमेट कर सकते हो वेदर यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम और वेदर यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू द रिसर्च ऑन सेम टॉपिक। तो आपको क्या करना है, सेकंड सवाल जो करना है कि व्हाट द रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू सॉल्व इन दिस पेपर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मोटिवेशन ऑफ द पेपर। तो देखिए मैंने यहां पे जो है सेकंड टास्क आपका जो है यहां पे मोटिवेशन ऑफ द पेपर मुझे यहां पे मिल गया, जो भी इन्होंने ट्राई किया है उसको मैंने यहां पे मार्क कर लिया। तो मैंने देखा क्या कि मेरे को जो ही मोटिवेशन मिला मुझे लगा नो दिस इज अ करेक्ट पेपर, इसी का जो है मेरे को चाहिए था। तो ये हो गया क्या आपका मोटिवेशन ऑफ द पेपर। अब यहां पे आपने डिसाइड कर लिया कि ये पेपर आपके काम का है, तो अब आपको आगे पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आगे अब जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो अब आपको क्या करना है, यहां पे स्टार्टिंग में आप देखो कि इन्होंने कौन सा मेथड यूज किया है। तो इन्होंने मल्टी स्केल प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अब ये मल्टी स्केल प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस आपको पता होने के लिए देखिए इन्होंने पहले यहां पे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस समझाया है, ठीक है। तो इन्होंने एक यहां पे समझाया। अब अगर आप ये पेपर आपके काम का है और अगर आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस नहीं पता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड दिस टॉपिक। और ये आप बहुत ही एविडेंट भी होगा, यहां पे देखिए हर जगह पे पीसीए तो है ही, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हर जगह देख सकते हो आप, पीसीए। तो अगर आपको पीसीए के बारे में ही नहीं पता, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस पेपर। तो इन्होंने देखिए वो चीज यहां पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब भले ही आपको ये पढ़ के यहां पे समझ में नहीं आएगा, but you know that for further reading this paper I need to know this method। अब ये नहीं कि डायरेक्टली आप पीसीए पढ़ने चले गए, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि ये मेथड आपको पढ़ना है। अभी आपने पेपर को पढ़ लिया, आप यहां तक आ गए, यू नो नाउ कि आपको पीसीए पढ़ना है, आपने मार्क करके रखा है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे आप देख सकते हो क्या, वेवलेट एंड मल्टी रिजोल्यूशन एनालिसिस। अब ये पेपर पढ़ने के लिए आपको वेवलेट एंड मल्टी रिजोल्यूशन एनालिसिस आना चाहिए। ये मैं जो पेपर आपको दिखा रहा हूं बेसिकली दिस इज एन एडवांस। मैंने जब ये पेपर पढ़ा था तो मुझे पीसीए भी पता था, वेवलेट डिकम्पोजिशन भी पढ़ा था, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है कि यार एकदम घबरा रहे यार ये सब चीजें कैसे पढ़े, तो ये सब एडवांस पेपर है, ठीक है। आपको धीरे धीरे बस मैं बता रहा हूं कि एक पेपर का स्ट्रक्चर आपको तोड़ना कैसे है, इसको समझना कैसे है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां पे आप देख सकते हो कि ये पेपर को समझने के लिए आपको ये मेथड पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, फास्ट वे में इसको रीडिंग कर लोगे। ये मैं आपको फास्ट रीडिंग बता रहा हूं कि फर्स्ट टाइम आपको कैसे यहां पे रीड कर, ठीक है। तो यह आपने फास्ट में इस मेथड को भी पढ़ लिया। अब देखिए इन्होंने जो मेथड लाया है बेसिकली ये बता रहे क्या है। अब देखिए पेपर स्टार्ट हो रहा है, इन्होंने क्या बोला था, मल्टी स्केल प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो बताने के लिए इन्होंने पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बताया, फिर एक वेवलेट भी बताया इन्होंने। अब देखिए यहां पे ये मल्टी स्केल प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बताना स्टार्ट किया, ठीक है। देखिए यहां तक इन्होंने मल्टीपल प्रिंसिपल एमपीसीए क्या है वो उन्होंने बताया। अब ये स्टार्ट करते हैं अपना पेपर के बारे में बताना, ठीक है। तो अभी इस सेक्शन पे नहीं आना है। अब आपको क्या करना है, अगर आप यहां से यहां तक आपको पता चल गया कि इस पेपर को आगे तोड़ने के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक ब्रीफ वे में देखिए आप YouTube में जाके प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस डालिए, वेवलेट एंड मल्टी रिजोल्यूशन एनालिसिस डालिए, आपको वीडियो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मिलेगा ही मिलेगा, और वहां से आप समझिए इसको। यहां तक आपने समझ लिया
उसके बाद आप क्या करोगे, स्टार्ट कर दोगे, ये जो पेपर ने क्या बताया है उसको आप देखना, आप स्टार्ट करो। अब ये नहीं कि यहां पे भी देखिए मैंने इस पेपर को यहां तक सबसे पहले पढ़ा था, उसके बाद मैं यहां से स्टार्ट किया, तो अब जब मैं यहां पे पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं फिर से जो फर्स्ट में मैंने रीडिंग कर रहा था, जैसे मैं फास्ट वे में रीडिंग करके जो इंपॉर्टेंट जगह है मैंने वहां तक पूरा यहां पे देखिए कंप्लीट किया है। फिर साथ में यहां पे देख सकते हो कि मैंने कुछ कुछ अपना इनपुट भी डाला है कि आई क्या है, यहां पे जे क्या है, ये सब मैं खुद करते गया हूं। ठीक है, यहां पे आपको जो है मैथ्स दिखेगा। तो यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि इतना देखिए, ये जो मैथमेटिक्स वाला पूरा पार्ट है, ठीक है, मैथमेटिक्स देखिए, प्रॉब्लम, केस स्टडी में सब लिखते गया हूं यहां पे। अब जब ही आप समझ जाते हो यहां पे, तो बहुत अच्छा है कि इन्होंने खुद से एक फ्लो चार्ट बना के दिया है। ठीक है, फ्लो चार्ट बना के दिया है। अगर ये फ्लो चार्ट नहीं बना होता तो ये फर्स्ट रीडिंग में आपको नहीं बनाना है, ये सेकंड थर्ड रीडिंग में जब आप पूरे पेपर को समझ जाते हो ना, तब आपको क्या करना है, यहां पे एक फ्लो चार्ट बनाना है, और उस फ्लो चार्ट के मदद से आपने जो भी समझा उसको आपको बना लेना है यहां पे। ठीक है, तो ये सेकंड थर्ड रीडिंग में आएगा, आप फ्लो चार्ट बनाओगे, यहां पे इन्होंने बता दिया है। तो अब जब आप यहां पे मैथमेटिक्स पे आ गए तो मैथमेटिक्स आपको अब समझ में आना चाहिए। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, इस पेपर को देख के आपको घबराना नहीं है। ये मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट का पेपर है। ठीक है, तो ये काफी एडवांस लेवल, अभी अगर मुझे ही आप लोग पूछोगे कि इस पेपर को समझाओ तो मैं खुद नहीं समझा पाऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है, देखिए इन्होंने और एक यहां पे विंजोराइजेशन समझाया कि व्हाट इज विंजोराइजेशन। फिर देखिए इन्होंने यहां पे रोबस्ट पीसीए बेस्ड ऑन जीटी विंजोराइजेशन, ये चीज को भी यहां पे समझाया। दिस इज द सेकंड, क्या बोलते हैं, मेथड यहां पे। ठीक है, फिर यहां पे इन्होंने देखिए प्रोसेस मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग पैरामीटर्स दिया हुआ है। फिर आपका आ जाता है यहां पे केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी। तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि यार ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़े। तो फर्स्ट जो रीडिंग होगा उसमें आपको फटाफट पूरा पेपर को जो है पढ़ते चले जाना है। पेपर आप जब पढ़ते जाओगे तो आपको यहां पे कुछ कुछ टर्म्स मिलेंगे, उनको देख लेना। तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूं कि सेकेंड टाइम आपको जब रीड करोगे तब आपको इसी सेम पेपर में करना क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट टाइम जब आप रीड करोगे तो जो बेसिक्स है पेपर का उसको समझ लेना। अब जब आप सेकेंड टाइम इस पेपर पे हमला करोगे तब क्या करना है आपको, ये पार्ट तो आप समझ चुके हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये सब पार्ट आप समझ चुके हो, लेकिन जो इसका वर्किंग है ये अभी भी समझना बाकी है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था यहां से लेके यहां तक अब आप फास्ट रीडिंग करोगे। ठीक है, तो अब जब आपने फास्ट रीडिंग कर लिया तो अब आपको पता है कि मैथमेटिक्स कौन से एरियाज में है और क्या मैथमेटिक्स सॉल्व करने का कोशिश कर रहा है और किसके बेसिस पे सॉल्व करने का कोशिश कर रहा है, ये भी आपको पता है। अब सेकेंड टाइम रीडिंग में अब आप अपना नोट्स बनाना शुरू करोगे, और हमेशा ये चीज फॉलो करिएगा कि आप नोटबुक जो है रैंडमली कोई भी नोटबुक यहां पे मत उठाइएगा, एक ही नोटबुक रखिएगा, उसी में रिसर्च करते जाइए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको उसी नोटबुक में और भी जगह, मतलब एक साथ आप 2 पेपर पढ़ रहे हो, तो आप क्या करो, आगे पीछे करके लिख लो। ठीक है, जैसे मेरे सेम नोटबुक में मैंने आगे पीछे करके लिखा हुआ है। तो यहां पे अब आप सेकेंड टाइम जब पढ़ोगे तो अब आप जो पेपर का जो एल्गोरिदम है उसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर लोगे। ठीक है, एल्गोरिदम के नोट्स, साथ ही मैथमेटिक्स एक एक करके आप यहां पे समझना स्टार्ट करोगे। अब आप देखोगे कि जब आप सेकेंड टाइम रीड कर रहे हो तो थोड़ा सा इजी जाएगा। कोशिश करना कि सेम डे में फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग हो जाए। ठीक है, थर्ड रीडिंग जो है, थर्ड टाइम रीडिंग, उसको आप एक दिन बाद भी कर सकते हो। तो कोशिश हमेशा होना चाहिए कि फर्स्ट डे में आपको जो है पहली टाइम रीडिंग और दूसरा टाइम रीडिंग कर लेना है। तो सेकेंड टाइम रीडिंग में जब आप कर रहे हो, अब आप मैथमेटिक्स लिख रहे हो, साथ ही यहां पे जो रिजल्ट है इसको आप एक बार समझने का कोशिश करो कि इन्होंने क्या रिजल्ट उठाया, और रिजल्ट में इन्होंने ये जो ग्राफ मिले हैं, ठीक है, ये जो ग्राफ मिले हैं इनको थोड़ा सा समझने का आप कोशिश करोगे। ठीक है, ग्राफ समझने का कोशिश करोगे। अब जो थर्ड रीडिंग आपका फाइनल रीडिंग होगा, इस फाइनल रीडिंग में अब जब आप पढ़ोगे तो इस सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने जो भी मैथमेटिक्स लिखा है उसको पढ़ लेना बहुत अच्छे से, और थर्ड रीडिंग में आप स्टार्ट कर दोगे जो मैथमेटिक्स आपने समझा उसको सिमुलेशन करना, चाहे मैटलैब हो चाहे पाइथन हो। एक बार आपने पेपर को सिमुलेट कर लिया, आप पेपर को पूरा समझ जाओगे।
तो ये सबसे बड़ा बात है कि पेपर अंडरस्टैंड करने के लिए आप भले ही उसमें थोड़ा सा 80% समझे हो, बट आप उसको सिमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जब आप सिमुलेशंस करोगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आपको पता चलते चले जाएगा कि बेसिकली करना क्या है। देखिए हर पेपर में बेसिकली ये लोग स्टेप बाय स्टेप आपको पता बोल देते हैं कि जो जर्नल पेपर्स होते हैं ना, जर्नल और ट्रांजैक्शन, उसमें स्टेप बाय स्टेप ये लोग बताते हैं कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो आप जब सिमुलेशन करोगे तो आपको पेपर के बारे में समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि एक पेपर को आपको रफली कैसे पढ़ना है। अब कोई बोलेगा कि सर क्या ये स्टैंडर्ड है कि हमको पेपर 3 ही बार पढ़ना है? जरूरी नहीं है आप 3 बार पढ़िए। अगर आपको दूसरे बार में ही पेपर समझ में आ जाता है, यू कैन गो फॉर सिमुलेशन। ठीक है, और एक बात आ जाता है कि सर हमको पेपर बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है, 3 बार क्या 4 बार पढ़ने के बाद। अगर ये बात होता है, आप क्या करिए, आपके ऊपर जो पीएचडी वाले टीचर होंगे, ठीक है, पीएचडी होगा, रिसर्च असिस्टेंट होगा, उससे जाके आप पेपर के बारे में हेल्प ले सकते हो। क्यों? क्योंकि वो भी सेम डोमेन का ही होगा, आपके गाइड के अंडर का होगा, तो वो आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। कौन? रिसर्च असिस्टेंट। अगर वो हेल्प नहीं करता है तो आप स्ट्रेट अवे अपने गाइड के पास जाके हेल्प मांगिए। देखिए कभी भी हम में से बहुत से बच्चे जो है टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से जा रहे हो, तो वहां पे ना एक मतलब ऑकवर्ड लगता है कि यार गाइड को जाके क्या बोलूं, वो भी आईआईटी का प्रोफेसर है या एनआईटी का है, तो वहां पे ना बहुत सा एक घबराहट सा लगता है। तो कभी भी ऐसा नहीं है, गाइड आपको जरूर हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, तो गाइड से हेल्प मांगने में कभी भी आपको शर्माना नहीं है यहां पे। और एक चीज मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो सिमुलेशन करने के बाद या करने से पहले भी आप जब पूरा पेपर को पढ़ लेते हो, ठीक है, पूरा पेपर आपने समझ लिया, अब आपको टेस्ट कैसे करना है कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस पेपर और नॉट, तो उसके लिए आ जाता है ये एब्स्ट्रैक्ट। आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद क्या आपने जो पढ़ा और समझा, इज इट अलाइनिंग विद द एब्स्ट्रैक्ट गिवन इन द पेपर? इफ इट इज अलाइनिंग, that means you have understood the paper. If it is not aligning with what you have read, that means you haven't understood the paper. ठीक है, फिर आपको रीड करना पड़ेगा। तो ये हो गया। और एक चीज, और एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है यहां पे, वो है देखिए पेपर के बीच में ना ऐसे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, रेफरेंसेस दिए हुए हैं, बहुत जगह आप देखोगे कि रेफरेंस दिया हुआ है। तो अब इन रेफरेंस को अगर आप पीछे जाके देखोगे तो कौन से रेफरेंस आपको देखना चाहिए। अब इसके लिए सबसे बेस्ट देखिए, मैंने इस पेपर में ही आपको दिखाया है। देखिए फर्स्ट से लेके 7th तक ये जो पेपर है, बेसिकली इन्होंने पीसीए के ऊपर काम किया है। देखिए पीसीए, जो इतने भी रेफरेंस है ये पेपर, ये सब पीसीए का है। फिर 8 से लेके 8th वाला जो पेपर है वो मल्टीवे पीसीए है। फिर 9th वाला जो पेपर है वो मल्टी ब्लॉक पीसीए पे है। ठीक है, 10th वाला भी देखिए मल्टी ब्लॉक पीसीए है। फिर जो 11th वाला पेपर है वो डीपीसीए है, और एक मेथड है। ठीक है, मैं खुद भूल गया हूं क्या है डीपीसीए, अब नहीं याद है मेरे को। 12th वाला जो है वो नॉन लीनियर पीसीए है। ठीक है, 14th वाला एडाप्टिव पीसीए है, 15th वाला एमपीसीए है। अब ज्यों ही आपने ये कैसे आपको पता चलेगा कि ये पीसीए का है? ये पेपर में ही पीछे लिखा हुआ है कि इन्होंने, आप देखोगे नंबर वाइज नंबर। तो आपका जो भी टॉपिक क्लियर नहीं है, आप क्या करोगे, उस टॉपिक के लिए वो वाले पेपर को जाके आप रेफर करना स्टार्ट कर दोगे। अब सपोज करो कि आपका पीसीए क्लियर है, तो आप टाइम वेस्ट क्यों करोगे? आपको जरूरत नहीं है। या फिर आपने देखा कि एमएस पीसीए पे आपको काम ही नहीं करना है, आपको नॉन लीनियर पीसीए पे ही काम करना है, तो आप ये सारे पेपर क्यों पढ़ोगे? ठीक है, तो जिस भी कंटेंट के बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है, उसका पेपर आपको उठा के यहां पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये और एक डाउट मैं आप लोगों का क्लियर कर दिया कि सारे रेफरेंस पेपर को यहां पे पढ़ना नहीं होता है। बेसिकली आपको उन रेफरेंस पेपर को पढ़ना होता है जिसके बारे में आप पता नहीं कर सकते हो। तो हमेशा जब भी आप एक पेपर पढ़ो तो उसमें लिख लेना कि कौन से पेपर कौन से टॉपिक का है, जिससे कि आपको अगर फिर से रेफर करना पड़े तो आप पता कर पाओ कि ये पेपर को अच्छा मेरे को देख लेना है। ठीक है, और एक चीज मैं यहां पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा पेपर में, कि यहां पे तो देखिए ये पेपर में ना बेसिकली इन्होंने जो है फ्लो चार्ट दे दिया है, लेकिन ये फ्लो चार्ट ना बहुत से टाइम आप जब सिमुलेट करोगे ना मैटलैब वगैरह में या पाइथन में, बहुत इजी कर देगा आपके लिए। लेकिन
आपको अगर यहां पे ये पेपर में दिया नहीं रहता, ट्रांजैक्शन पेपर में यूजुअली ये सब दिया नहीं रहता है, तो आपको क्या करना है, आपको जितना हो सके एक डिटेल्ड डायग्राम हमेशा बनाना है। ठीक है, तो यहां पे पेपर रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के साथ जैसे कि बताया कि एक पेपर को कैसे रीड करना है। कोई डाउट रहे तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने अपने 2 इयर्स के एमटेक के ड्यूरेशन में कितने पेपर्स पढ़े हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है, ये जैसे कि एक नोटबुक मेरा भरा हुआ है। ठीक है, ये इतने पेपर देखिए अभी भी और इधर उधर से ले आ रहा हूं मैं, तो ये पढ़े हैं मैंने, है ना। ऐसे नहीं है कि बिना पढ़े ही आप लोगों को बस मजाक के लिए बोल रहा हूं, डराने के लिए बोल रहा हूं कि नहीं ये पढ़, है ना। तो ये पढ़े हैं सारे, तो इतने सारे पेपर है और 2 नोटबुक। ठीक है, तो अब ये काफी आप देख सकते हो, करीबन होंगे 30 पेपर के आसपास तो होंगे ही, प्लस और मैंने लैपटॉप में और भी पेपर्स पढ़े हैं। ठीक है, तो पेपर पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपको पेपर पढ़ना आ जाता है ना तो इट इज वेरी वेरी इजी। देखिए ये पेपर, और एक मैं एग्जांपल छोटा सा बस लास्ट वीडियो एंड करने से पहले शेयर करूंगा। देखिए ये पेपर को ना मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आप देख सकते हो हर जगह इसको मैंने मार्क कर दिया है, हर जगह, क्योंकि मुझे सब चीज इंपॉर्टेंट लग रहा था, सब चीज इंपॉर्टेंट है, किसको छोड़ दूं मैं। देख रहे हो आप, ये मेरा फर्स्ट पेपर था, जब मैं अपने लाइफ का फर्स्ट पेपर, आप देख सकते हो इसमें मैंने हर जगह हर चीज सब कुछ लिख के रख दिया है। अब ये क्या आपको लगता है कि सारा चीज इंपॉर्टेंट है क्या इस पेपर में, जबकि आपने मेरे उस वाले पेपर में देखा था कि मैंने हर जगह उसको मार्क नहीं किया है। यहां पे मैं हर जगह, देखो हर जगह इंपॉर्टेंट लिख के रखा हूं। तो इसी से आपको पता चलता है कि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप कैसे पेपर को पढ़ते हो, और जब आपको एक्सपीरियंस नहीं रहता है तो आप कैसे पेपर को पढ़ते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो सेशन को यहां पे एंड करूंगा। अगर पेपर रीडिंग लेके आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए, मैं कमेंट पे रिप्लाई करूंगा। थोड़े दिनों से मैं कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा सभी का डाउट क्लियर करने का। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप सभी लोग।